नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज का कृषि दर्शन महिलाओं के लिए बहुत विशेष है क्योंकि आज हम उनसे संबंधित तमाम नई नई जानकारियां कार्यक्रम में पहुंचाने वाले हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन हम तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जब तक महिलाओं को इसमें शामिल ना किया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किस किस तरह के प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा द्वारा ग्रामीण महिलाओं को डेयरी के कामों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके तहत हरियाणा की महिलाओं ने अपने आसपास के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया और डेयरी आधारित आजीविका गतिविधियों का अभ्यास किया। इस पहल से महिलाओं ने न सिर्फ धन को अर्जित किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। प्रत्येक समूह के लगभग 2 से 3 सदस्य दूध संग्रहण का काम करते हैं। उनमें से एक बराबर संख्या में उत्पाद बनाते और पैकेजिंग करते हैं। एक विपणन के लिए तो दूसरा खातों के रखरखाव के लिए काम करते हैं। इस तरह प्रत्येक सदस्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक दिन में 2 से 3 घंटे कार्य करते हैं। यह 4 से 8 महिला सदस्यों के साथ एक समूह की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने परिवारों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करते हुए आसानी से डेयरी आधारित उद्यम अपना सकें। महिलाओं को दूध आधारित उत्पादों की तैयारी पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान किया जाता है। मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों पर 27 गांवों की 635 ग्रामीण महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 50 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारतीय राष्ट्रीय कौशल परिषद द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार तैयार किया गया था। तो अभी आपने देखी ये रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आप तक उन महिलाओं की कहानी पहुंचाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत, इच्छा शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया और कामयाबी हासिल की। ये महिलाएं हमारी आधी आबादी के लिए सीख हैं। तो आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में ऐसी ही महिलाओं की कहानी। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बस्तर, जगदलपुर ब्लॉक तोकापाल में ग्राम धर्माउर की एक महिला कृषक श्रीमती उर्मिला गोयल पारंपरिक रूप से खेती करती थी, पर इन्होंने इस वर्ष जुलाई में 3 एकड़ भूमि में बैंगन की फसल लगाई, जो कि बहुत ही उम्दा फसल है। इन्होंने कृषि अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों से सलाह लेकर मिट्टी की जांच करवाई, फिर जमीन की तैयारी में 3-4 बार अच्छी तरह से जोताई करवाई, खरपतवार की सफाई की तथा वैज्ञानिक विधि से
लाइन क्यारी बनाकर ड्रिप पद्धति से प्रमाणित बीज के पौध को 1 फीट की दूरी पर लगाया। इसके बाद की फसल में समय समय पर पानी की सिंचाई की और निंदाई गुड़ाई भी की। अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने 10 से 15 दिनों के अंतर पर पानी के साथ खाद और उर्वरक भी डालती रहीं ताकि फसल की उपज अच्छी हो। इन्होंने खुले खेत में बैंगन की पैदावार तो ली ही, साथ में 1 एकड़ जमीन को पॉलीपैक से ढककर यहाँ भी बैंगन के पौध का रोपण कर उपज ली। जैसा कि हम सब जानते हैं, पॉलीपैक के अंदर सब्जी उत्पादन में कीटों से सुरक्षा होती है तथा अन्य दूसरी बीमारियों से भी बचाव होता है। इनके खेत में बैंगन की फसल को देखने पर ऐसा लगा कि खुले खेत में बैंगन की गुणवत्ता के मुकाबले पॉलीपैक के अंदर उत्पादित बैंगन ज़्यादा चमकदार, आकार में बड़ा तथा उत्पादन की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। इन्होंने उर्वरकों में देसी खाद व गोबर खाद का ही उपयोग किया। इनका कहना है कि हाइब्रिड फसल की तुलना में देसी खाद की फसल के खरीदार अधिक होते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बाड़ी ऐसी था, खाली था, तो हमने वैज्ञानिक लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या किया जाए, खाली पड़ा हुआ है। तो हमें अधिकारियों ने बताया कि आप किसान हो एक, और इसमें आपका खेती भी हो सकता है बोल के। तो हम लोगों ने उन अधिकारियों से सलाह लिया और इस पर खेती के काम चालू कर दिए। इसके साथ हमने बैंक से भी लोन लेकर इस पे लगाई हूँ खेती में, और इसमें हमने कर्ज के रूप पे लिया 1.5 लाख लिए, और इसका फ़ायदा हमको 2-3 लाख मिल गया है इसका फ़ायदा। और जो आप पीछे जो नेट देख रहे हैं उसमें हर एक पौधे को कीड़े से बचत के लिए हमने वो नेट लगाए हैं। उसमें का और इसमें का बहुत फ़र्क है। इसमें जो पौधा का ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ा है और उसमें पौधा का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गया है, और कीड़े और हर एक कीटनाशक से बचाव के लिए प्रयोग किया गया है। उच्च गुणवत्तापूर्ण बैंगन उत्पादन की वजह से सफल महिला कृषक उर्मिला गोयल गांव और आसपास की महिला कृषकों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। तो अभी आपने देखी महिलाओं की कहानी। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। देखते रहें कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की।
किसान भाई और बहनों, आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक बागवानी से विशेष बातचीत के अंश। सर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बागवानी क्षेत्र को कितना फ़ायदा होगा? मैं ये समझता हूँ कि बागवानी क्षेत्र जो कि भारतीय कृषि का एक बहुत ही गतिशील हिस्सा है। हालांकि पारंपरिक खाद्यान्न की फसलों की तुलना में इसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन इसका आउटपुट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। करीब बागवानी की फसलों से करीब 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे खेती हम लोग करते हैं, चाहे फल हों, सब्जी हों, मसालेदार फसलें हों, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में जो कि कम तापक्रम पे फसलों की खेती होती है, या दूसरे ऑर्नामेंटल पौधे हैं, उन सबको मिला करके बागवानी फसल जो है 4-5 तरीके की खंडों में बांटा गया, सबको अगर मिला लेते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन भारतीय कृषि का जो जीडीपी होता है उसका 33% से भी ज़्यादा इस समय हो गया है। और इसका टोटल आउटपुट वैल्यू आप ये समझ लिए कि करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और हम लोग बहुत ही गंभीरता से इसको लिए हैं, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमें 2021-22 तक किसानों की आय को दुगुना करना है, तो जब हम हार्टिकल्चर फसलों की बात करते हैं तो हम दुगुना करने की बात नहीं करते हैं, हम 4 गुना या 5 गुना करने की बात करते हैं। और जहाँ जहाँ भी हमने अपनी तकनीकी माध्यम से चाहे किसानों को जोड़ सके हैं, चाहे अंशधारकों को जोड़ सके हैं, वहाँ पे हमें वांछित सफलता मिली है। और आने वाले दिनों में हम बहुत ही पॉजिटिव हूँ मैं कि आने वाले दिनों में इसमें हमें भारी सफलता मिलेगी और हम लोग सफल होंगे किसानों की आय 4 गुना 5 गुना बढ़ाने तक। दूसरी बात यह है कि जब हम हार्टिकल्चर फसलों की बात करते हैं तो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स इनको कहा जाता है, लेकिन इनमें एक ही समस्या है कि ये इनका जो है इनका जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम समय तक इनको ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए इनको उत्पादन केंद्र से उत्पादन करने के बाद बाज़ार तक पहुंचाने में कम समय हमारे पास होता है, मेरे हाथ में, हम लोगों के हाथ में। तो इसके लिए ज़रूरत है किस चीज़ की, या तो एक अच्छी यातायात का साधन हो, दूसरा कि यातायात का साधन हो जिसमें रेफर वैन आ सकता है, अच्छी सड़कें हो सकती हैं जो कि उत्पादन केंद्र को कंजम्पशन सेंटर जो बड़े बड़े शहरों में हैं उनको जोड़ा जा सकता है, कम समय में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर या शहरों में भी या गांव और उत्पादन केंद्र और शहरों के बीच में भी जैसे कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को मुहैया करवाने की बात की जाती है, तो ये एक तरीके से खर्चीली प्रक्रिया है। खर्चीली प्रक्रिया है, इसलिए हर किसान इसमें आने के लिए तैयार होता नहीं है। हालांकि देश हमारा छोटे और मझोले किसानों का देश है, तो छोटे किसान तो आने का प्रश्न भी एक्चुअली नहीं उठता है, लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि ये खर्चीली प्रक्रिया है। ट्रांसपोर्ट या रेफर वैन खरीदना एक खर्चीली प्रक्रिया है। जल्दी से जल्दी समय में पहुंचाना भी किसान को सोचना पड़ता है कि साधन मिला या नहीं मिला। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है और बड़ी ही खुशी की बात है किसानों में, ख़ासतौर से जो बागवानी की फसलों में खेती करने में लगे हुए हैं, कि प्रधानमंत्री जी का जो 1 लाख करोड़ का फंड क्रिएट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ख़ासतौर से चाहे कोल्ड स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्रों में एप्पल के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जिसको CS स्टोर्स कहते हैं उनके लिए हो, या उनके वैल्यू एडिशन मूल्यवर्धन के लिए हो, चाहे वो जिस स्तर पे जिस क्षेत्र में भी उसको स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके मूल्यवर्धन के लिए जो भी आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत है, इस फंड में उसका प्रोविज़न किया गया है। इससे किसानों को और बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट निवेश की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं और इसमें फ़ायदा पारंपरिक या धान या फूड ग्रेन की क्रॉप्स की तुलना में फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए किसान बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जब हम किसानों के पास जाते हैं या किसी अंशधारक के पास जाते हैं तो हमने अपने वैज्ञानिकों को, अपने साथियों को, मित्रों को बोला है कि
आप किसानों को ऐसी सूचनाएं अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब उनसे आप जोड़ते हैं अपने को, तो उसमें आप अपनी तकनीकियों के बारे में बताइए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, कैसे किया जाता है, कैसे सुधार किया जाता है, कैसे खर्च में टेक्नोलॉजी के माध्यम से खर्च में कटौती कर सकते हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय सरकार की जो नीतियां हैं उसको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 लाख करोड़ का फंड आया हुआ है, इसके बारे में भी बताइए कि इससे अगर फ़ायदा लेना है किसानों को, या जो निवेशक हैं गाँव के छोटे मोटे किसान इसमें आना चाहते हैं, तो किस ऑफिस को, किस दफ्तर को संपर्क स्थापित करें, कैसे वो इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं, यह सूचना भी किसानों के पास जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ख्याल से आने वाले दिनों में ये अत्यंत ही लाभकारी योजना सिद्ध होगी, जिससे फ़ायदा सिर्फ किसानों का नहीं होगा, इससे फ़ायदा जितने भी अंशधारक हैं उत्पादन से ले करके बाज़ार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स ऐसी हैं कि शहरों में इसकी देखिए हार्टिकल्चर की फसलें जो भी, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे ऑर्नामेंटल्स हों, इनकी मांग, इनकी खपत दोनों जो है गांव की तुलना में शहरों में ज़्यादा है। एक ऐसी स्थिति बन रही है कि शहरों का विकास बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस शहरीकरण के बढ़ने से जो हमारी शहरीकरण बढ़ रहा है और शहर में रहने वालों भी ज़्यादा शिक्षित हैं और भी जानकार हो रहे हैं, समझ रहे हैं ख़ास तौर से कोरोना के दौरान कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो अब ये लग रहा है कि डिमांड जो है फलों की, सब्जियों की, मसालों की, सीड्स मसालों की, इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। बढ़ती है तो इसके साथ ही बढ़ेगी, उनको स्टोर करने की जगह चाहिए, रिटेलर्स के पास हो, चाहे लार्ज स्केल वाले हों चाहे छोटे स्केल वाले हों। इसलिए यह प्रोग्राम 1 लाख करोड़ का जो फंड दिया गया है, हमारे ख्याल से बहुत ही एक गेम चेंजर जो कहा जाता है, गेम चेंजर हो के रूप में, भविष्य के रूप में निकलेगी। और जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं छोटे मोटे वेबिनार के माध्यम से या औपचारिक बैठकों में, तो वहाँ से हम लोग पूछते हैं कि किसानों में या जो भी अंशधारक हैं बागवानी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया है। तो कहते हैं साहब बहुत उत्सुकता का माहौल है, बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका प्रयोग बड़े ही सार्थक तरीके से होगा, जिसका परिणाम बड़ा ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया होगा, किसानों के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो बीच में भी लगे हुए हैं, पैकर्स हैं, ग्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, रेफर वैन वाले हैं, सबको उनका फ़ायदा होने वाला है सही तरीके से। जी, जैसे आपने बताया सर कि वैल्यू एडिशन के लिए कि इसको प्रोसेसिंग करना है, जिससे जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। सर इसके लिए क्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से भी कुछ बातचीत चल रही है? हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे हैं, कई स्तर पे बात हुई है और कई बार बातचीत हुई है कि उन्होंने कुछ सूचनाएं हम लोगों से मांगी थी कि हमारे ICAR के संस्थानों में जो बागवानी में शोध करते हैं, शिक्षा में लगे हुए हैं, तो वो पूछते हैं हमसे कि क्या आपके पास क्या ऐसी प्रजातियां हैं फलों की या सब्जियों की या फूलों की जिनको प्रसंस्कृत किया जा सकता है कि नहीं किया, उनका प्रसंस्करण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरी लिस्ट बना करके 50-60 प्रजातियों की लिस्ट बना करके उनको दिए हैं हम लोग कि हमारी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, चाहे आलू की हों, चाहे टमाटर की हों, चाहे आम की हों, लीची की हों, नारंगी की हों, जितनी भी बागवानी की फसलों में हम लोग काम करते हैं, हिंदुस्तान में खेती की जाती है, जितनी अभी तक की हमारी सफलताएँ हमारे हाथ में हैं कि कौन कौन सी वैरायटी किन किन क्षेत्रों में है, जिनमें जो है प्रोसेसेबल ट्रेट्स हैं, ऐसे गुण की ज़रूरत होती है कि उनकी प्रोसेसिंग, हर वैरायटी की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। तो उसमें कुछ, जैसे आलू, हम टमाटर की बात करते हैं, तो टमाटर में अगर हम कहते हैं कि प्रोसेसेबल ट्रेट्स क्या हैं, तो उसमें TSS एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसका। टमाटर में कितना पानी है, टमाटर में कितना गूदा है, उसकी हार्डनेस कितनी है, ऐसे कई प्रकार के गुण ऐसे हैं जो कि इसको प्रोसेसेबल ट्रेट्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पिछले दशकों में वैज्ञानिक तरीके से इस पर काम करते रहे हैं और कई प्रजातियां ऐसे विकसित की हैं जिनमें कि प्रोसेसेबल ट्रेट्स हैं। ये सारी सूचनाएं चाहे फलों से संबंधित हों, चाहे सब्जियों से संबंधित हों, चाहे फूलों से संबंधित हों, ये हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को दिया है
और उसका सफल सदुपयोग हमारे ख्याल से मिनिस्ट्री करेगी। यह यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने पहले शुरू किया था एक योजना है TOP, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने कि उसकी लिस्ट को बढ़ा दिया है कि सिर्फ 3 ही फसलें उसमें नहीं रहेंगी, इसमें ढेर सारी फसलें रहेंगी। जब ढेर सारी फसलें होंगी इसका मतलब ये ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया, ज़्यादा किसानों को आपने शामिल कर लिया है, ज़्यादा कंज्यूमर्स को शामिल कर लिया है। तो दोनों पक्षों में बड़ी प्रसन्नता की बात है। अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो बोलें कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गया है, बहुत कम समय में हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा उनके साथ डायलॉग होता रहता है। और चूँकि मूल्यवर्धन के लिए प्रोसेसिंग का रेट हिंदुस्तान में हार्टिकल्चर कमोडिटीज़ का कम है, इसको बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी तकनीकियों का भी समावेश किया जाए खेती में, ताकि ऐसे उत्पाद मिले जिनकी प्रोसेसिंग करना आसान हो। इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जो काम किए हैं उसकी लिस्ट बना करके हमने मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। जी। किसान भाई और बहनों, अब समय हुआ है इस माह के कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां देते हैं। और आज इसी संबंध में पशुपालन से संबंधित जानकारियां हम आपको देने वाले हैं कि इस समय हमारे किसानों को, खासतौर पर पशुपालकों को, अपने पशुओं को लेकर कौन सी विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। आइए देखते हैं। सितंबर माह के कृषि कैलेंडर के अनुसार शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे साकेत, रत्ना, गोविंद, नरेंद्र 97, नरेंद्र 80 की रोपाई यदि ना हुई हो तो शीघ्र पूरी कर लें। लेकिन इस समय रोपाई के लिए 40 दिन पुरानी पौध का प्रयोग करें और 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रति स्थान 3 से 4 पौध लगाएं। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद अधिक उपज वाली प्रजातियों में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा सुगंधित प्रजातियों के प्रति हेक्टेयर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर दें। नाइट्रोजन की इतनी ही मात्रा की दूसरी व अंतिम टॉप ड्रेसिंग के 50-55 दिन बाद करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं किसान ऐप के बारे में, जहां आप कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और अब कृषि दर्शन में देखते हैं ट्विटर प्लेट, देखते हैं क्या खास है इसमें आज। तो इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कृषि दर्शन में जो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, ज़रूर आप उसका लाभ उठाएंगे। नए अंक में नई जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।